हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी यानी कि मोदी मेथड सीखेंगे। और फ्रेंड्स, ये मोदी मेथड का थर्ड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले जो दो पार्ट के वीडियोस में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने दो सम सॉल्व कर लिए थे, और लेकिन उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में काफ़ी जनों ने लिखकर बोला कि आप एक ऐसा सम करवाइए जिसमें m+n-1 एलोकेशन मैच ना करते हो। ठीक है, तो सिर्फ आपके लिए फ्रेंड्स ये तीसरा पार्ट का वीडियो मैं सिर्फ ऐसे ही सम करवाऊंगी इसमें, जिसमें m+n-1 एलोकेशन मैच नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग टीपी। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें ऊपर की तरफ 6 शॉप दी हुई है S1 से S6, और यहाँ पे 4 वेयर हाउस दिए हुए हैं। वेयर हाउस के सामने उनकी सप्लाई दी हुई है और ये डेस्टिनेशन के सामने उनकी डिमांड दी हुई है। इसे मैंने वोगेल्स मेथड से सॉल्व किया है, और ये इतने सारे एलोकेशन आए हैं और इसका IBFS आया है 1140। अब इसको हम मोदी मेथड अप्लाई करेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन क्या रहती है, दैट m+n-1 एलोकेशन होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो m यानी कि नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे हमारे पास 4 रोज है, और n यानी कि कॉलम, तो यहाँ पे 6 कॉलम है, तो 4+6 - 1 करेंगे तो आएगा 9। यानी कि हमारे पास टोटल यहाँ पे 9 एलोकेशंस होने चाहिए। तो आप काउंट करो यहाँ पे कितने एलोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ 8 ही एलोकेशन है हमारे पास, 9 होने चाहिए थे, एक कम पड़ रहा है। तो हम मोदी मेथड आगे के स्टेप के लिए हमें पहले कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली मोदी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक हाइपोथेटिकल इसमें एलोकेशन दे देंगे। कैसे देना है वो एलोकेशन, तो यहाँ पे जितने भी एलोकेटेड सेल्स है ना, ये पहला 9 है, फिर ये 3 को दिया है 6, जितने भी एलोकेटेड है उनको नहीं देखना है, जो भी अनएलोकेटेड सेल्स है, ये पहला 9 है, फिर 12 है, ये यहाँ पे 6 9 10, जितने भी अनएलोकेटेड सेल्स हैं उनमें से आपको सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट को हम एलोकेट दे देंगे, एलोकेशन दे देंगे। तो जितने भी अनएलोकेटेड सेल है उसमें से आप फाइंड करोगे। वैसे तो पूरे कॉस्ट में, पूरे मैट्रिक्स में 2 सबसे छोटा कॉस्ट है, लेकिन 2 को, ये दोनों 2 को ऑलरेडी एलोकेशन मिल ही चुका है, तो हम इनको तो नहीं दे सकते। उसके बाद जो अनएलोकेटेड सेल है वो 3 है, सबसे स्मॉल। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे एलोकेशन देंगे। क्या एलोकेशन देंगे, हम एप्सिलॉन देंगे। एप्सिलॉन यानी कि ई, इसका ये सिंबल होता है, ये हम इसे दे देंगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि जब भी हम एलोकेशन देंगे ना, तो वो क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए उसमें। यानी कि सपोज कि अगर हम यहाँ पे 3 पे एलोकेशन दे देते हैं, तो 3 के नीचे यहाँ पे 2 को एलोकेशन मिला हुआ है, 3 के हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे 6 को मिला हुआ है, और यहाँ पे इसके भी वर्टिकल में यहाँ 6 को मिला हुआ है। यानी कि ये एक पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, एक क्लोज लूप बन रहा है। हमने टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी में एक क्लोज लूप कैसे बनाते हैं वो हम पहले के वीडियोज़ में देख ही चुके हैं। तो बस यहाँ पर एक क्लोज लूप बन रहा है ना, वो नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे 3 को अगर हम एलोकेशन दे देंगे तो क्लोज लूप बन जाएगा, तो इसीलिए 3 को हम एलोकेशन नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, इसके जो बाद सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट है इसे हम एलोकेशन दे देंगे। तो 3 को छोड़ देते हैं हम, उसे तो नहीं दे सकते। 3 के बाद सबसे छोटा 5 है अनएलोकेटेड सेल में, तो 5 को हम एलोकेशन देंगे। लेकिन 5 में भी हम चेक कर लेते हैं कि वापस से कोई क्लोज लूप तो नहीं बन रहा है ना। तो 5 में यहाँ पर इधर से तो एक एलोकेशन है, यहाँ पर भी एलोकेशन है, लेकिन यहाँ पे एलोकेशन नहीं है, तो कोई भी लूप यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो 5 को हम एलोकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन लिख दूंगी, ई की जैसा सिंबल होता है इसका, वो आपको यहाँ पे एलोकेट दे देना है। अब आपके पास टोटल 9 एलोकेशन हो चुके हैं, तो हम आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स यहाँ पहले से बना के रखी है जिसमें हम u और v की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे फॉर अलोकेटेड सेल्स। ठीक है, और इसकी फॉर्मूला क्या होती है, c = u+v। तो जितने भी अलोकेटेड सेल्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला ये 9 12 को नहीं दिया तो डैश डैश, फिर इस 9 को एलोकेशन दिया तो 9 लिख देंगे, डैश डैश डैश। ओके,
अब u और v की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है उसकी हम वैल्यू 0 अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में सिर्फ 1 एलोकेशन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। सबसे मैक्सिमम एलोकेशन हमें फोर्थ रो में मिल गया ना, तो इसके सामने की जो रो आ रही है यहाँ पे, तो हम इसकी u की वैल्यू को 0 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अगर कॉलम में मैक्सिमम नंबर आ रहे होते तो हम कॉलम में देख लेते हैं, हम v की वैल्यू 0 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे u की वैल्यू 0 है और c यानी कि ये जितने भी हमने कॉस्ट लिखे हैं ये सारी c की वैल्यूज़ है। तो आपको c इज इक्वल टू यू प्लस वी, ये इक्वेशन का यूज़ करके बाकी की ये v u और v की वैल्यू सारी फाइंड कर लेनी है खुद से, ये हम आराम से कर लेंगे। तो पहले देखो ये c है हमारा 2, c के सामने उसकी u की वैल्यू अवेलेबल है 0, तो उसकी v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो 0 में आप क्या ऐड करोगे, u में आप क्या ऐड करोगे, v के 2 आंसर आएगा। तो 0 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे यहाँ पे तो कॉस्ट 2 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी ये 2 के सामने 0 वैल्यू अवेलेबल है u की, तो 0 में वापस से हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो फिर कॉस्ट 2 आ जाएगी। फिर वैसे ही 11 के सामने 0 u की वैल्यू अवेलेबल है, तो 0 में आपको क्या ऐड करना है कि यहाँ पर 11 आएगा, तो 0 में हम 11 ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम 0 में 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगी c की वैल्यू। ओके, अब ये वाली 6 के सामने इसकी v की वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें u की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 6 u की वैल्यू 6 है, तो 6 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे कि वापस से 6 ही आ जाएगा, तो हम 0 ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 5 के सामने u की वैल्यू 0 आ गई है, तो इसकी v की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। 0 में हम यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 3 के सामने 5 वैल्यू अवेलेबल है v की, तो u क्या आएगा यहाँ पे, तो 5 में आप क्या ऐड करोगे तो 3 आएगा, तो हमें -2 ऐड करना पड़ेगा। ओके, माइनस में भी आ सकता है आंसर, तो 5 प्लस -2 करोगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरह से 5 के सामने u की वैल्यू -2 अवेलेबल है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -2 में हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आप 7 प्लस -2 करोगे तो आंसर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा। उसके बाद में अब ये एक ही पोजीशन बाकी बची हुई है, तो 9 के सामने यहाँ पे v की वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 11 में हम क्या ऐड करेंगे, -2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये u और v की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली फॉर अलोकेटेड सेल। अब यहाँ पे मैं और मैट्रिक्स बना लेती हूँ, तो आगे के स्टेप्स के लिए मैंने और 2 मैट्रिक्स बना ली है। यहाँ पे हमने c इज इक्वल टू यू प्लस वी निकाला था, फॉर अलोकेटेड सेल निकाले थे। अब हमें अनअलोकेटेड सेल्स के लिए u और v की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो पहले तो हम Cij फॉर अनअलोकेटेड सेल लिखेंगे, यहाँ पे एम्प्टी सेल लिख रही हूँ मैं। तो जितने भी एम्प्टी सेल्स है यानी कि जितने भी अनअलोकेटेड सेल है, पहले उनको यहाँ पे उनकी कॉस्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला 9 है, फिर 12, फिर जो अलोकेटेड है वहाँ पे डैश कर देंगे इस बार, 6 9 10, ओके। अब यहाँ पे Cij फॉर एम्प्टी सेल लिख दिया है और यहाँ पे हम इनकी u प्लस वी की वैल्यू निकाल लेंगे, u प्लस वी फॉर एम्प्टी सेल। तो यहाँ पर पहला 9 है, देखो 9 इस पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, तो 9 के सामने यहाँ पे u और इसके सामने इसकी v की वैल्यू को ऐड कर देना है आपको, तो -2 + 6 करेंगे तो आंसर आएगा 4, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। उसी तरह से 12 यहाँ पर आएगा, तो 12 के सामने u की वैल्यू -2 और v की वैल्यू 5 है, तो 5 + -2 करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे डैश है तो डैश कर देंगे। 6 यहाँ पर आएगा -2 और इसके सामने 2, तो -2 और +2 तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देंगे। फिर 9 के सामने यहाँ पे -2 और 2, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 + 7 करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 7 के सामने -2 और यहाँ पे 6, तो 6 + -2 4, यहाँ पे डैश आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसके सामने
-2 + 11 करेंगे तो आएगा 9। फिर यहाँ पर ये 7 इसके सामने -2 + 2 हो जाएगा वापस 0। यहाँ पे भी -2 + 2 हो जाएगा 0 और यहाँ पे तो डैश कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे डैश डैश 9 इसके सामने यहाँ आएगा तो 9 के सामने 0 + 11 11। यहाँ पे 0 + 2 2। यहाँ पे भी 0 + 2 2 और यहाँ पे 0 + 7 7। फिर यहाँ पे ये अलोकेटेड सेल है, यहाँ पे डैश कर देंगे। 8 की वैल्यू यहाँ पर आएगी, 8 के सामने 0 है और यहाँ पे 5 है तो 5 हो जाएगा। फिर डैश 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 और यहाँ पर 10 के सामने 0 + 7 7 हो जाएगा। तो U + V फॉर एम्प्टी सेल भी आ गया है। अब हमें DIJ की एक मैट्रिक्स बनानी है। DIJ कैसे आएगा, ये जो CIJ हमने फाइंड किया और ये U + V जो किया ना, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको माइनस करना है तो DIJ आ जाएगा। तो उसके लिए मैं ये वाली मैट्रिक्स मिटा रही हूँ। तो ये एक और टेबल मैंने खाली कर दी है यहाँ पे DIJ की वैल्यू निकालने के लिए। DIJ की फॉर्मूला क्या होगी, CIJ - U + V, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को, ये CIJ की मैट्रिक्स है और ये U + V की है, इनको आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे DIJ हम निकाल सकते हैं। तो पहला 9 - 4 करेंगे तो आएगा 5। फिर 12 - 3 करेंगे तो आएगा 9। फिर डैश 6 - 0 6, 9 - 0 9, 10 - 5 5। उसके बाद 7 - 4 3 डैश 7 - 9 करेंगे तो -2 आ जाएगा। DIJ में अगर -2 आ जाता है ना तो हमारा IBFS जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना कंडीशन। तो फिर 7 - 0 7, 5 - 0 5, फिर डैश 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 फिर 9 - 11 वापस से -2 आ गया। 11 - 2 9, 3 - 2 1, 11 - 7 4 डैश 8 - 5 3 डैश 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 एंड 10 - 7 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर DIJ की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। अगर एक भी आई होती ना तो भी हमें वो लूप वाला प्रोसेस करना ही पड़ता। 2 आ गई है तो भी अभी करना ही पड़ेगा। अगर सारी वैल्यूज़ DIJ की पॉजिटिव आ गई होती ना तो हमारा जो IBFS है वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता। ठीक है, हमें वो लूप वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वापस से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू 2 वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है DIJ की, तो हमें लूप बनाना पड़ेगा और फिर हम दूसरा IBFS निकालेंगे जो कि पहले वाले से कम होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को एक और यहाँ पे टेबल खाली करनी पड़ेगी, तो मैं वो कर देती हूँ। तो अब नई टेबल में हमें पहले तो जितने भी यहाँ अलोकेशन लिखे हुए थे वो सारे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो पहले यहाँ पे 9 को 50 यूनिट्स अलोकेट किए थे, बाकी जगह पे डैश कर देती हूँ। फिर यहाँ पे 3 को 40 यूनिट्स डैश 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 एंड 5 को 20 यूनिट्स। फिर 6 को 20, 5 को एप्सिलॉन डैश डैश और डैश यहाँ जाए। अब DIJ में जहाँ पर भी आपकी नेगेटिव वैल्यू आई है ना, यहाँ पे हमारी 2 नेगेटिव वैल्यू आई है, तो आप इन दोनों में से किसी पे भी थीटा पुट कर सकते हो क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू 2 ही है। अगर 2 कभी भी आपके पास आ जाए ना तो जो बड़ा डिजिट हो वहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू 2 ही आई है तो नेगेटिव डिफरेंस भी दोनों सेम ही आए, तो हम दोनों में से अब आर्बिटरीली हमारी चॉइस से कहीं पर भी थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3rd रो और 3rd कॉलम ये वाला जो है ना -2 इसकी जगह पर थीटा पुट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3rd रो एंड 3rd कॉलम में थीटा की वैल्यू मैं इस जगह पे पुट कर दूँगी। अब यहाँ से हमें लेफ़्ट में या फिर राइट में अप या फिर डाउन की तरफ हमें मूव करना है और हमें सिर्फ अलोकेटेड सेल की तरफ ही मूव करना है। जहाँ जहाँ पे भी डैश है वहाँ पे हम मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से हम अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वापस से कोई भी अलोकेशन सेल, वापस से कोई अलोकेशन नहीं आ रहा है, तो ऊपर की तरफ जाके हम राइट में भी नहीं जा सकते और लेफ़्ट में भी नहीं जा सकते, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर हम
इधर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी सारे अनअलोकेटेड सेल है, तो यहाँ पे भी हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम या तो इस साइड पे जा सकते हैं या फिर नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो आप कहीं पे भी ले लो। चलो हम नीचे की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे। तो नीचे अगर जाएंगे थीटा से तो यहाँ 11 के पास पहुँच जाएंगे। अब 11 इस कॉलम का यहाँ पे लास्ट अलोकेटेड सेल है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें या तो राइट मूव करना पड़ेगा या फिर लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। राइट करेंगे तो वापस से हमें यहाँ पर इस अलोकेशन के पास हम आ जाएंगे लास्ट में। फिर यहाँ से हम ऊपर और साइड में कहीं पे भी नहीं जा सकते वापस से। तो यहाँ पे हम इस तरफ नहीं मूव करेंगे, हम इस तरफ मूव करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 11 से फिर हम यहाँ पर मूव करेंगे। यहाँ पे भले एक अनअलोकेटेड सेल था लेकिन इस रो में यहाँ पे लास्ट में एक अलोकेटेड सेल है। ठीक है, तो हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं 6 की तरफ, और 6 अब इस रो का यहाँ पे लास्ट अलोकेटेड सेल है, तो अब यहाँ से हमें सीधा ऊपर ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर ये जो 6 है वो इस कॉलम का ऊपर की तरफ सबसे ये लास्ट अलोकेटेड सेल है। तो अब आप देखो, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर देते हैं तो ये लूप हमारा वापस से क्लोज हो गया है। ठीक है, इसी तरफ हमें आना पड़ेगा वापस से। अगर आप यहाँ से मूव नहीं करते स्टार्टिंग में, आप यहाँ से करते ना तो भी हम घूम के वापस से ऐसे ही आते, यही वाला रेक्टेंगल फॉर्म हमारा होता वापस से। तो आप कैसे भी चाहते यहाँ से या फिर ऐसे, आपका ये रेक्टेंगल ही आने वाला था यहाँ पर। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव थीटा है, तो यहाँ पे हम गए थे पहले, तो ये हो जाएगा नेगेटिव थीटा, यानी कि 10 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे गए थे तो ये 20 प्लस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से हम इस तरफ गए थे तो ये 20 माइनस थीटा हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट्स आए ना, ये 4 जगह टर्निंग पॉइंट्स थे, तो सिर्फ वहीं पे हमें ये थीटा की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर भी अलोकेटेड सेल आया था बीच में, लेकिन यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था, तो यहाँ पे हम थीटा पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमने पॉजिटिव थीटा पुट किया है यहाँ पे और यहाँ पे, उनको हमें देखना ही नहीं है। जहाँ जहाँ हमने नेगेटिव थीटा पुट किया है सिर्फ वही देखेंगे। पहला 20 माइनस थीटा और ये 10 माइनस थीटा, तो 20 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम 0 ले लेंगे, और 10 माइनस थीटा भी 0 ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हम 0 अज्यूम कर लेंगे। अब अगर 20 माइनस थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10। इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर है वो हम थीटा की वैल्यू लेंगे, तो 10 हो जाएगी हमारी थीटा की वैल्यू। तो जहाँ जहाँ पे भी आपने थीटा रखा है ना, वहाँ वहाँ पे आपको 10 पुट करके फिर इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव थीटा है तो यहाँ पे हम 10 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे। देखो यहाँ पे पॉजिटिव थीटा, यहाँ पे थर्ड रो और थर्ड कॉलम यहाँ पे 9 के पास में हमें थीटा पुट करना है, यानी कि हम 10 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव थीटा है, तो 10 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा ना, तो यानी कि 0 एलोकेशन, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। तो 11 को जो यहाँ पे 10 एलोकेशन दे के रखा था वो हम मिटा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे गए थे पॉजिटिव थीटा, 20 प्लस 10 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 20 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा 30। उसके बाद यहाँ पर भी हमें माइनस थीटा करना है, यानी कि 20 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 10। ठीक है, तो ये 4 जगह पे हमें करना था, ये 4 जगह पे हमने यहाँ कर दिया है। बस ये वाला एलोकेशन जो पहले दिया हुआ था उसे हमने अब मिटा दिया है। 10 माइनस थीटा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा इरेज हो चुका है और बाकी जगह पे नया एलोकेशन आ चुका है। अब हम IBFS निकालेंगे, और जो नया IBFS आएगा ना वो पहले वाले से कम आएगा, ये तो श्योर है। ठीक है, और अब जब आप IBFS फाइंड करोगे तो हमने जो यहाँ पे एप्सिलन पुट किया था ना 5 के पास में, यहाँ पे उससे आपको 0 अज्यूम कर लेना है। ठीक है, एप्सिलन को हम 0 अज्यूम करेंगे और फिर IBFS निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 50 प्लस फिर यहाँ 40 मल्टीप्लाई 3। जहाँ पहले जो एलोकेशन दिए हुए थे, जहाँ चेंजेस नहीं हुए वहाँ हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, उनको तो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलन मल्टीप्लाई 5, लेकिन एप्सिलन को हम 0 अज्यूम करेंगे, तो मैं 0 मल्टीप्लाई 5 लिख देती हूँ। ठीक है, फिर 10 मल्टीप्लाई 9, अब ये जो आप नया आंसर निकालोगे ना तो आएगा 1120।
और ये हमारा पहले वाले IBFS से कम है, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है या फिर इससे भी कम IBFS पॉसिबल है, तो आप फिर से ये पूरा प्रोसेस रिपीट कर सकते हो चाहो तो। और उसमें भी अगर आपका DIJ की वैल्यूज़ अगर सारी पॉजिटिव आ जाती है तो आपका ये वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, और उसमें DIJ की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती है, कोई एक भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो फिर आप वापस से IBFS इससे भी कम निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप खुद करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ यहीं तक करूँगी क्योंकि हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है। अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो भी हमारी सारी DIJ की वैल्यू अब पॉजिटिव ही आने वाली है इसके बाद में जब हम करेंगे। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है, इससे IBFS कम हमारा यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है मोदी मेथड थर्ड पार्ट, जिसमें m+n-1 अलोकेशन मैच नहीं कर रहे थे। फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक की वैल्यू यहाँ पुट करनी थी और उसे भी हम 0 ही अज्यूम कर रहे थे। जैसे हमने किया सेम वैसे ही करना था यहाँ पर भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।